नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अतिथि देवो भव। सबसे पहले आप सभी का हमारे शो में हार्दिक स्वागत है। साथियों, आइए आपको ले चलता हूं आज कविता की दुनिया में। और कविता की दुनिया में इसलिए क्योंकि आज हमारे बीच में कविता किरण जी उपस्थित हुई हैं। फालना से हमारे बीच में हैं। अंतर्राष्ट्रीय कवित्री हैं। देश का कोई भी कोना नहीं छूटा होगा जहां आप जाकर के अपनी कविता के जरिए देश को, बच्चों को, युवाओं को, बुजुर्गों को आपने संदेश नहीं दिया होगा। कई प्रकार की विधाएं, भाव उनके कविताओं में देखने सुनने को मिलता है। बहुत सारे देशों में भी जाकर के आपने कविता के दम पर भारत का नाम रोशन किया है। आइए आज हमारे बीच उपस्थित है, रूबरू कराता हूं कविता किरण जी से। कविता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस मंच नमस्ते, पे। ओम शांति। सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कविता जी, सबसे पहले तो ये बताइए, कविता नाम आपका, क्या आपके जब जन्म हुए तो माता जी को पता था कि ये आगे चल के कविता की दुनिया में बड़ा नाम रोशन करेगा? पता था ये नाम रखने के पीछे का रहस्य सुनाइए। रहस्य तो क्या है, देखिए भानु भाई कि जब कोई भी व्यक्ति दुनिया में आता है, जन्म लेता है, तब किसी को पता नहीं होता कि ये आगे जाकर के क्या बनने वाला है, क्या करने वाला है। तो सब कुछ ऊपर वाले ने निर्धारित किया हुआ होता है कि किसको भविष्य में आगे जाके क्या करना है। तो कुछ एक संयोग ही रहा कि मेरा नाम कोई कविता होता है ना, रखा। और ज्योतिष ये के आधार पर नाम लिखा होता है, या माता जी को पता होगा इनको मुझे कवित्री बनानी है, ऐसा? हाँ, कुछ इंट्यूशन हुआ होगा या जो अच्छा। भी है उस समय उनको ये नाम अच्छा लगा होगा, तो अच्छा। उन्होंने मेरा नाम ये रख दिया। हाँ। और ये संयोग ही था कि वो नाम घटित भी हो गया मेरे चरित्र के साथ में, यानी अच्छा। जिसे कहते हैं कि यथा नाम तथा यथा गुण। नाम तथा गुण। तो यही नाम चरितार्थ भी हो गया। और कुछ तो नाम का तो असर कहते हैं आपके व्यक्तित्व पर भी पड़ता ही है। बराबर तो है। कहीं ना कहीं कविता के जो जरासीम है मेरे भीतर कहीं थे, जो समय के साथ निकल कर हाँ, तो ये बाहर कविता आए। का सफर शुरुआत कैसे हुई? कहाँ से, बचपन से हुई है या फिर बाद में लगा कि मुझे कविताएं पढ़नी है, लिखनी है? ये इसका जन्म कहाँ से हुआ? अच्छा, एक चीज है ना, कविताएं कभी लिखी नहीं जाती। हम्म। जैसे कहते हैं ना कि ऐसे तो कोई भी कवि बन जाएगा अगर सीख कर लिखा जाता, या इसकी कोई पाठशाला होती कविता की, तो कोई भी व्यक्ति कविता कर सकता था। सही बात। जैसे बहुत सारी चीज़ों की, हर हुनर की एक ट्रेनिंग होती है, हर कला की। तो कविता जो है वो एक गॉड गिफ्ट होती है, सही। ईश्वर प्रदत्त ये एक कला है, जिसे हम गॉड गिफ्ट कहते हैं। तो माँ सरस्वती की जिस पर कृपा हो तो वो कला के क्षेत्र में कुछ ना कुछ करता ही है। तो मैंने एक आध्यात्मिक सरस्वती वंदना लिखी है। मतलब लोग सरस्वती वंदना में हमेशा माँ से कुछ ना कुछ मांगते हैं, लेकिन मेरी इस रचना में सिर्फ आराधना है, माँ की प्रार्थना है और आराधना है। मुखड़ा सुना देती हूँ अंतरा कि अक्षर अक्षर के भीतर तेरा ही रूप समाया है, अक्षर अक्षर के भीतर तेरा ही रूप समाया है। तू ही तो है मात शारदे, हम सब की आराध्या है। तू शुभदा सौम्या सौदामिनी, तू विश्वा महामाया है। तू ही तो है मात शारदे, कवि कुल की आराध्या है। तू ही तो है मात शारदे, हम सब की आराध्या है। प्रकट एक बंद सुना देती हूँ इसका। कि प्रकट लेखनी में हो तूने अमर गीत लिखवाए हैं, गीता वेद पुराण भागवत तूने ही रचवाए हैं। तेरी कृपा से कविता किरण को कविता के संस्कार मिले। तू जिह्वा पर आ बैठे तो वाणी को सत्कार मिले। तू जिह्वा पर आ बैठे तो वाणी को सत्कार मिले। तेरे ज्ञान नहीं साकार में निराकार दर्शाया है, तेरे ज्ञान नहीं साकार में निराकार दर्शाया है। तू ही तो है मात शारदे, हम सब की आराध्या है। तो ये माँ सरस्वती की ही कृपा है कि साकार में निराकार के दर्शन वही करवा सकती है। वाह, क्या बात।
तो ये पूरी आराधना मेरी कुछ इसी तरह से है, जो मुझे भी बहुत पसंद है। लगता है आप कविता के साथ गा भी सकती है, बहुत अच्छा आवाज़ अच्छी है आपकी। कविता जी, भारत में कहाँ कहाँ पर जा कर के आपने अपनी कविताओं की प्रस्तुति की है? क्या भारत के अलावा विदेशों में भी अगर आप गए हैं तो कहाँ गए, किस तरह से जाना हुआ? कविता का थोड़ा सफ़र राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल तक कैसे जाना हुआ, वो थोड़ा कहानी। मुझे इस फील्ड में, इस कविता के कवि सम्मेलनों के क्षेत्र में लगभग 30 वर्ष हो गए हैं काव्य यात्राएं करते हुए। और इस काव्य यात्रा में मैं नहीं मानती कि देश का कहीं कोई राज्य कहीं छूटा है। कुछ एक राज्य रह सकते हैं, छूट सकते हैं, बाकी लगभग मैंने पूरे देश के हर क्षेत्र में, हर राज्य में जाके कविता पाठ किया है, कविता की अलग जगाई। और केवल देश ही नहीं, देश की सीमाओं के बाहर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मुझे हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार के लिए खास तौर से ICCR से मुझे भेजा गया जी। तो बहुत सारी कहाँ जाना हुआ विदेशों में? मैं ICCR की तरफ से तो मैं UK गई हूँ, यूनाइटेड किंगडम में मैंने 16 दिवसीय हमारी काव्य यात्रा थी, ब्रिटेन की, इंग्लैंड की, और जिसमें बहुत सारे राज्यों के अलावा कुछ देश भी शामिल हैं, जैसे आयरलैंड, स्कॉटलैंड, डबलिन वगैरह, काफ़ी उसमें देश भी शामिल थे। और 2013 में मैं पहली बार गई थी UK, मुझे पहली बार भेजा गया था। और बाबा की कृपा से इतना अच्छा प्रभाव लोगों पे छूटा कि मुझे 2018 में फिर से याद किया गया। अच्छा। 5 साल के बाद, क्योंकि एक नियम होता है कि आपको हर साल तो बुला नहीं सकते, बट ये भी होता है कि रिपीट भी बहुत कभी कम होते हैं। तो ये मेरा सौभाग्य था कि मुझे दोबारा 2018 में बुलाया गया, बहुत अच्छी टीम के साथ, तभी 16 दिवसीय यात्रा रही। तो वो बड़ा ही आनंद का था, मतलब हर जगह हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार के लिए हिंदी की कविताएं सुनाना। इसके अलावा अभी पिछले साल ही सितंबर में हिंदी दिवस पर मुझे हिंदी भाषा के ही प्रचार प्रसार के लिए ICCR की तरफ से USA भेजा गया, अमेरिका। तो वहाँ भी 3-4 कार्यक्रम थे, और न्यूयॉर्क में मेरा सम्मान भी था, हिंदी काव्य गौरव से मुझे सम्मानित किया गया था। 3 कार्यक्रम वहाँ भी थे, फिलाडेल्फिया में, न्यू जर्सी में और न्यूयॉर्क में। तो वो भी बड़ी अच्छी यात्रा रही। वाह भी, तो एक प्रकार से कविता की दुनिया में भारत का प्रतिनिधित्व भी हिंदी के प्रचार प्रसार में बहुत बड़ा योगदान है। वैसे किन किन विधाओं पर हैं? बहुत सारे कविताओं में रस होते हैं ना, आपकी कविताओं में लेखनी में किस तरह के भाव ज़्यादा होते हैं? देखिए, काव्य की 9 विधाएं होती है, 9 रस, 9 रस होते हैं। तो हर एक का अपना प्रिय एक रस होता है। तो जैसे आमतौर पे सभी जो भी युवा अवस्था में लिखना शुरू करते हैं, तो श्रृंगार रस ऐसा है जो कॉमन होता है, लेकिन समय के साथ और स्वभाव के साथ आपकी रुचियां भी बदलती जाती है। और एक कवि के लिए वो तो समाज में बहुत सारी चीजें देखता है, तो कहीं उसके अंदर जैसा कि 9 रस हैं, तो सारे रस कहीं ना कहीं उसके भीतर होते हैं। तो कभी क्रोध भी आता है, ओज का भी स्वर मुखर होता है, कभी करुण रस मुखर होता है, श्रृंगार है, तो हर तरह की, तो मैं हर विधा में लिखती हूँ। मूलतः विधा, जी बहुत सारी घटनाएं होती हैं, जैसा दृश्य दिखाई देता है वैसा लिखने में। बिल्कुल बिल्कुल। आपकी कोई खास एकाक कविता हो जाए पहले तो, जो लगता है कि जिसको सुना के, या जो आपके दिल के बड़े करीब है, एक कविता हो जाए? दिल के करीब तो बहुत सारी कविताएं हैं, लेकिन मैं आपको वो गीत सुनाती हूँ जो मेरा देश ही नहीं विदेशों में चर्चित है, और सोशल साइट्स पर भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, उसके बहुत सारे व्यूअर्स हैं। वो गीत सुनाती हूँ। मेरा पहला गीत संग्रह आया था, ये तो केवल प्यार है। अच्छा। उसमें इस गीत को लिखा है मैंने, और उसकी किताब की भूमिका नीरज जी ने लिखी थी। अच्छा। नीरज जी गीत ऋषि हमारे देश के बहुत बड़े पद्मश्री कवि हैं, वो तो रहे नहीं अभी, लेकिन उस पुस्तक की भूमिका उन्होंने लिखी है। उसमें ये गीत है, ये मैं आपको सुनाती हूँ। ये मैंने विदेशों में भी सुना, या जहाँ भी जाती हूँ तो हर उम्र के लोग इसका आनंद उठाते हैं, लेकिन खास तौर से जब बुजुर्ग महिलाएं जो होती है उनके बीच में सुनाती हूँ, तो वो एक अलग ही ऊर्जा का अपने भीतर महसूस, हमारी अपनी बात कह रही हैं। जी हाँ, तो वो सब चाहे 60 की हो, 70 की हो, सब थोड़ी देर के लिए 16 साल की हो जाती है। तो ये गीत भी यही है, 16 साल की उम्र का गीत है। इसमें मैंने जो दिखाने की कोशिश की है कि हमारे घरों में
जब लड़कियां बड़ी होती हैं तो उन पर बहुत सारे प्रतिबंध लगाए जाते हैं। सारी सहूलतें होती है वो लड़कों के लिए होती है, और सारी हिदायतें जो होती है वो लड़कियों के लिए होती है। ये नहीं करना, वो ये नहीं करना, इधर वो नहीं जाना, करना, उधर नहीं ऐसे जाना। हाँ, इससे नहीं बात करो, उससे अच्छा। बात नहीं करो, हंसने तक पे भी अच्छा। जोर से नहीं हंसना, कई सारी चीजें लड़कियों के लिए होती हैं। अच्छा। तो मैंने उस भाव भूमि पर इस गीत को लिखा है, उस लड़की के मन के भाव बताने की कोशिश की है। एक मुखड़ा और बंद सुनाती हूँ। और इसमें मैंने क्या मुहावरों का प्रयोग करने का प्रयास किया ज्यादा से ज्यादा, और कई चीजें ऐसे जो हम भूल गए हैं आजकल। देखिएगा कि अभी अभी जो खेल के आई हाथी घोड़ा पाल की, अब भी मेरे अंदर है वो लड़की 16 साल की। क्या बात है। जिसको भाए खूब कहानी विक्रम और बेताल की, अब भी मेरे अंदर है वो लड़की 16 साल की। और इसका एक बंद देखिए कि जिसको खट्टी इमली अमिया खाने से अम्मा रोके, जानबूझकर जिसको छूकर निकले वासंती झोंके, जिसको खुलकर हंसने पर हरदम दादा दादी टोके, जिसको देहरी से बाहर जाने के मिलते कम मौके, जिसको देहरी से बाहर जाने के मिलते कम मौके, तन्हाई में ऐसे तड़पे जैसे मछली जाल की, अब भी मेरे अंदर है वो लड़की 16 साल की। तो इसके बहुत सारे बंद हैं। तो जब मैं ये पढ़ती हूँ तो ये जो पंक्ति है लड़की 16 साल की, ये ऑडियंस गुनगुनाती है। वाह, क्योंकि आपने खास तो उनके दिल की बात जी को। जी बिल्कुल। लेकिन कविता जी, लगता नहीं है कि अभी थोड़ा बदलाव तो हो रहा है? जी, लड़कियां अपनी उड़ान हाँ भरने हाँ लगी हैं, और जो बंधन की बात है, जैसे कि वो कुछ न कुछ समाज में अभी अगर रिजल्ट के तौर पे देखा जाए, पढ़ाई लिखाई में भी या और भी कई डिफेंस के सेक्टर पे भी देखें तो लड़कियां काफ़ी नाम कमा रही है। बेशक देश आजकल का की नाम। लड़कियां, मतलब ये तो उस जमाने की, ये तो गुजरे जमाने की बात हो गई। आजकल की लड़कियां ज़्यादा सशक्त हैं, ज़्यादा स्ट्रोंग हैं, और ज़्यादा पढ़ लिख गई हैं, तो उनको अपने अधिकारों का भी ज्ञान है, और बल्कि वो अब डोमिनेटिंग हो गई हैं गर्ल्स, जहाँ तक मैं देखती हूँ। तो अब लड़कियों में लड़कपन नहीं रहा। ये आप मेरी बात पर मानेंगे आप भी, कि जो मासूमियत उस दौर की लड़कियों में थी, जो भोलापन, जो मासूमियत और जो इनोसेंस होता था, आजकल की लड़कियों में लड़कियों वाली बात नहीं है। वो आधुनिकीकरण, आधुनिकता की दौड़ में वो पुरुषों से भी कई बार आगे निकल गए। बराबर। पहले एक्चुअल में भोलापन या जो कहते हैं ना, एक्चुअल में वो कमी कमजोरी के रूप में नहीं, बल्कि एक इनोसेंट भावना, जैसे कि भोलापन। पर कहीं न कहीं अगर वो इनोसेंट में अगर कहीं समाज में दब रही, परिवार दबा रहे हैं, तो फिर वो कमजोरी का रूप ले लेती है। पर इसीलिए शायद लड़कियां भी आजकल वो भोलापन, मासूमियत इसलिए नहीं रही क्योंकि समाज दबा न दे, परिवार दबाने, उनके अंदर की जो क्वालिटीज है कहीं छिप ना जाए, दब ना जाए। और कानून भी अभी काफ़ी कुछ उनके फेवर में बन गए हैं। तो ये अच्छी बात है, लड़कियों की सुरक्षा के लिए जो कानून बनाए गए हैं। लेकिन कहीं कहीं ये होता है कि जो लड़कियां ज़्यादा जानती हैं तो वो कई बार उन अधिकारों का दुरुपयोग भी करने लगती हैं। तो ये सारी चीज़ें अपने विवेक पर निर्भर करती है कि कैसे अपने अधिकारों का कैसे उपयोग किया जाए। बैलेंसिंग जरूरी होती है। पर फिर भी आज वैसे सरकार भी काफ़ी कई योजनाएं भी, और व्यक्तिगत तौर पे भी उन महिलाओं के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए भी काफ़ी कई योजनाएं हैं जो लागू हैं। कवि के तो किताबें बहुत होती हैं। क्या क्या किताबें लिखी आपने? मेरी अभी तक लगभग 14 किताबें आ चुकी हैं। और मैं क्या राजस्थानी में भी लिखती हूँ, राजस्थानी हमारी मातृभाषा है। तो 5 किताबें मेरी राजस्थानी में प्रकाशित हुई हैं, राजस्थानी भाषा में, और वो भी एकेडमी से, राजस्थानी भाषा संस्कृति साहित्य एकेडमी से निकली हैं। और हिंदी की कुछ किताबें राजस्थान साहित्य एकेडमी जोधपुर की, वहाँ से निकली हैं, और कुछ किताबें अन्य प्रकाशनों से निकली हैं। तो लगभग हिंदी, राजस्थानी, उर्दू में सभी भाषाओं में लिखती हूँ। आप मैं देख रहा था आपका बायोडाटा, बहुत सारे अवार्ड मिले हुए हैं आपको, है ना? मुझे तो अगर सुनाओ तो लंबा हो, फिर भी 2-4 जो खास अवार्ड आप बताना चाहें कि वैसे अवार्ड मूर्ति कहें तो भी चलेगा। मैं आपका बायोडाटा पढ़ रहा था। क्या खास जो सबसे बड़ा अवार्ड आपको लगता है? 2-3
सबसे बड़ा अवार्ड तो देखिए जनता जनार्दन का होता है, जो जब हम कविता पढ़ते हैं और तालियों के रूप में जो हमें मिलता है, उससे बड़ा अवार्ड तो कोई हो नहीं सकता। वो इतना सुकून देता है कि आपने कुछ ऐसा लिखा है कि लोगों के दिल तक पहुंच रहा है और वो तालियों के रूप में आपको लौटा रहे हैं, तो उससे बड़ा अवार्ड तो हो नहीं सकता। और हर कवि सम्मेलन का मंच जो होता है वो हमारे लिए एक इम्तिहान की तरह होता है, एक परीक्षा की तरह होता है, जैसे जिसका लाइव रिजल्ट हमको मिलने वाला है। यानी आप जो भी सुनाते हैं तो जरूरी नहीं कि पब्लिक को पसंद आए ही, तो पब्लिक को पूरा हक होता है, आपको हुट भी कर देती है तो हिट भी कर देती है, तो एक भय तो बना रहता है। लेकिन जब उनकी तालियां मिलती है और खूब दाद और समर्थन मिलता है तो बड़ा आनंद आता है, वो तो एक अलग बात है। बाकी तो कई एकेडमियों से पुरस्कार मुझे मिले हैं, जैसे मैंने बताया आपको, अभी यूएसए में भी मुझे हिंदी काव्य गौरव से सम्मानित किया गया था। हाँ, उल्लेखनीय अगर मैं कहूँगी, बाकी तो साहित्य की दृष्टि से तो कई साहित्यिक क्षेत्र में योगदान की वजह से तो मुझे कई अवार्ड पुरस्कार मिले ही हैं, लेकिन एक जो इन सब से हटकर है वो ये है कि 2019 में मुझे मिसेज इंडिया राजस्थान का अवार्ड मिला, क्राउन मैंने उसको जीता। तो ये मेरे लिए बिल्कुल नया अनुभव था, नई बात थी, और इसके लिए ऐसा भी नहीं था कि मैंने कोई प्रयास किया या मैंने कभी लाइफ में कभी सोचा भी था कि मैं ऐसा कोई ब्यूटी पेजेंट में कभी हिस्सा लूंगी। तो ये भी एक संयोग था, जैसे जीवन में मतलब मेरे जीवन में जो भी चीज घटी है, कविता करना भी घटा तो संयोग से, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि मैं किसी प्रतियोगिता का हिस्सा बनने जा रही हूँ, और ये भी था तो मुझे नहीं पता कि मैं इस पेजेंट के लिए, मैं एक्चुअली दिल्ली में एक ब्यूटी पेजेंट हो रहा था, मिस्टर मिसेज इंडिया, उसका एक ब्यूटी पेजेंट था, जिसमें मुझे मुख्य अतिथि के तौर पे बुलाया गया, चीफ गेस्ट के तौर पे बुलाया गया था। 3 दिन का वो चलता है फंक्शन, तो मेरे लिए भी रुचिकर विषय था, मैंने कभी देखा भी नहीं था, तो मैंने वो पूरा अटेंड किया था, तो मेरा जाना हुआ वहाँ पर, और वहाँ उनकी गतिविधियाँ देखी, काफ़ी सारी उनको ट्रेनिंग दी जाती है और उसके कई सेगमेंट होते हैं अलग अलग, तो बड़ा इंटरेस्टिंग था। तो उन लोगों ने जब मेरा प्रोफाइल देखा तो उनको, मुझे देखा तो उनको कहीं ऐसा लगा कि मैं भी इस प्रतियोगिता का हिस्सा मुझे बनना चाहिए, और आप जीत गए स्पेशल। हाँ, तो मैंने हालांकि कहा कि मैंने कहा ये तो हमारा फील्ड ही नहीं है और ना मेरे को बाकायदा इसकी कोई ट्रेनिंग है, मेरा तो क्षेत्र ही अलग है साहित्य का। पर उन्होंने इस वजह से मुझे मोटिवेट किया कि आप अगर इसमें हिस्सा लेंगे तो बहुत सारी जो घरेलू महिलाएं हैं, जो घर में सिर्फ यही समझती हैं कि हमारा जो कार्य क्षेत्र है सिर्फ हमारा घर चूल्हा चौके तक ही सीमित है, तो मिसेज, अब वो उस मिसेज में आपका रूप रंग सारी चीजें उसमें मैटर नहीं करती, आपका पूरा व्यक्तित्व आता है उसमें, तो उनके लिए आप प्रेरणा का स्रोत बनेंगी कि नहीं, कि हम इस उम्र में भी हम प्रयास कर सकते हैं, अपने आप को फिट रखें योग की दृष्टि से, और कुछ न जो हमारे अंदर क्वालिटी है, जो हुनर है, उसको हम बाहर लाएं, तो हम भी ये चीज़ कर सकते हैं, तो आपको देखकर उनको प्रेरणा मिलेगी। तो बस यही करके मुझे मोटिवेट करके उन्होंने इसका हिस्सा बनाया, और मुझे इसका राजस्थान, हाँ, तो जब क्राउन जब मेरे सर पे आया तो ऑब्वियसली उस समय मुझे बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि इस उम्र में सोचता नहीं है आदमी कि भाई अब ये सारी चीज़ें करेंगे, तो वो मेरे लिए एक बड़ा सुखद अनुभव था, और वो जो क्राउन था मेरे लिए। कविता जी, हम बचपन से देखते आ रहे हैं, कवि सम्मेलन बहुत होते रहे, कई तो जगह रात रात भर कविता का एक सम्मेलन होता है, बहुत सुंदर। पहले के कवि सम्मेलन और आज के कवि सम्मेलन में, क्योंकि आप तो इतने वर्षों से मंच में हैं, कुछ परिवर्तन नजर आता है पहले क्या और अभी में? हाँ, बहुत परिवर्तन आ गया है अब तो। जैसे मैंने बताया कि 30 वर्ष हो गए मुझे इस क्षेत्र में, तो पहले जो कवि सम्मेलन हुआ करते थे वो रात को 10-11 बजे तो शुरू होते थे और भोर की पहली किरण तक चलते थे। अच्छा। और बाकायदा अनाउंस किया जाता था कि ये भोर की, मतलब भोर की पहली किरण, और वाकई सवेरे हो जाती थी। बहुत लंबी लंबी टीम होती थी कवियों की, 11, 12, 15, 20 कवि होते थे, और 2 दौर चलते थे कवि सम्मेलनों के। एक दौर के बाद इंटरवल होता था, फिर दूसरे दौर में श्रोता भी आधे हो जाते थे, कवि भी, लेकिन वो सवेरे तक चलता था। लोग बड़े काव्य प्रेमी हुआ करते थे कविताओं के, और दूर दूर के आसपास के गांव से लोग सुनने आते थे, सुनने के लिए भी आते थे, आसपास के सारे गांव से भी आते थे लोग, जहां भी कार्यक्रम हो रहा है। तो मनोरंजन के साधन जैसे आज तो बहुत हो गए, पर उस समय यही था कि भाई कवि सम्मेलन होते थे। और आज का जो दौर है, आजकल जो कवि सम्मेलन है वो 3 घंटे में सिमट के रह गए। अब क्या हॉल के कार्यक्रम होते हैं और हॉल के अपने टाइमिंग्स होते हैं फिक्स। अब मतलब जैसे शॉर्ट एंड स्वीट वाली बात है ना, तो टीम भी छोटी होती, ठीक है, 4-5 कवि बुला ली और आप 3 घंटे का शो
1 घंटे के भी होने लग गए अब तो ठीक है आप 3 घंटे का शो कर दीजिए। तो और 7 बजे शुरू होते हैं और हॉल का टाइमिंग होता है 12 बजे तक खत्म हो जाता है और उसके बाद सब अपने अपने घर लौट जाते हैं। कविता जी, ब्रह्मा कुमारीज में भी आपको कई बार हमने देखा, कब से जुड़ा हुआ यहाँ पर और सफर शुरुआत कैसे हुई, बताइए। जी, ये लगभग 1991 की बात होगी। मैं फालना से हूँ और फालना में उसी साल में फर्स्ट टाइम सेंटर खुला था हमारे यहाँ। तो उस समय शायद विजया दीदी थे और एक भोपाल भाई थे, कोई थे समथिंग। तो मेरे हस्बैंड एडवोकेट हैं फालना में, तो हमारे पास भी निमंत्रण आया था कि हम मतलब देखें, संस्था में जाके अवलोकन करें कैसे क्या चल रहा है। सेंटर पे गए, हमने जाना शुरू किया सेंटर पे। तो जाहिर सी बात है, जब तक आप किसी के बारे में ज़्यादा जानते नहीं हो तो उतनी रुचि आदमी को होती नहीं है। लेकिन जब हमने दीदी को सुना, मुरली सुनी कुछ दिन, तो बड़ा उनका शांत सौम्य स्वरूप और उनका बातचीत का अंदाज और सारी चीज़ें, वहाँ का जो ऑरा होता है उस जगह का, तो हम बड़े उससे प्रभावित हुए। और हमने 7 डेज़ का कोर्स किया, मैंने, मेरे पूरे परिवार ने। 7 डेज़ का कोर्स करने के बाद संस्था से हमारा जुड़ना हुआ और उसके बाद में माउंट आबू हेडक्वार्टर पर कार्यक्रम होते थे। और जैसा कि मैं कवयित्री हूँ तो सबको ये लगता ही है कि आपके इस कला का, आपके इस काव्य विधा का लाभ लिया जाए। तो जब भी माउंट आबू में आर्ट एंड कल्चर विंग के कार्यक्रम होते थे तो उसमें मुझे आमंत्रित किया जाता था। और ये सिलसिला 91 से अभी तक चला रहा है। और अब तो ये है कि ये मेरा परिवार, मेरा घर बन चुका है, सेकंड होम। में हमेशा इसे कहती हूँ, जब भी मुझसे पूछा जाता है मैं यही कहती हूँ कि ये शांतिवन बाबा का जो घर है ये मेरा सेकंड होम है। और मुझे बिल्कुल मायके जैसा लगता है। यहाँ इतना स्नेह मिलता है सभी भाइयों से, दीदियों से, इतने वर्षों से। और मेरा पूरा परिवार समर्पित है, सिर्फ मैं ही नहीं, मेरे बच्चे, मेरे पति और हम सभी संस्था में समर्पित हैं और नियमित जाते रहते हैं। बहुत अच्छा। और वैसे भी परमात्मा का घर अपना घर ही है। तो ब्रह्मा कुमारी इसके लिए भी कुछ कविताएं अगर विचार हो, कुछ सुनाना चाहें? जी जी, ज़रूर ज़रूर। मैंने एक दिन भावुक होकर कुछ लिखा था। मैं अभी लगभग साल भर पहले की बात होगी, मैं सफ़र में थी। तो मुझसे ब्रह्मा कुमारी का ही कोई कार्यक्रम था, तो मेरा कोई बाइट वो लेना चाह रहे थे। तो मैंने उनसे कहा कि मैं अभी सफ़र में, यात्रा में हूँ, लेकिन मैं जहाँ भी थी वहीं से ही मैंने कहा मैं उसको जुड़ती हूँ। तो मैं अक्सर देश और दुनिया की यात्राएं जैसे करती हूँ और मुझे अकेले ही अपना सफ़र करना होता है। कहते हैं ना कि हमें अपनी लड़ाई खुद लड़नी होती है, अपना सफ़र, अपनी यात्रा में खुद ही करनी होती है। तो मुझे अक्सर लोग पूछते हैं कि आप अकेले इतना दूर दूर चले जाते हो, आपको डर नहीं लगता है? तो मैं कहती हूँ डर मैं अकेले कहाँ हूँ, वो है ना साथ में। तब कुछ पंक्तियाँ जो बनी मैं सुनाना चाहती हूँ, सुनिएगा। कि सफर में हम रहें या घर, हमारे साथ हैं बाबा। वाह। किरण जीवन के हर पथ पर हमारे साथ हैं बाबा। मिले अब फूल राहों में, मिले चाहे हमें पत्थर, नहीं हमको किसी का डर, हमारे साथ हैं बाबा। नहीं हमको किसी का डर, हमारे साथ हैं बाबा। हो दुख की धूप जीवन में या सुख की छाँव शीतल हो, सभी उत्सव के हैं अवसर, हमारे साथ हैं बाबा। सभी उत्सव के हैं अवसर, हमारे साथ हैं बाबा। और इन पंक्तियों में एक मैसेज देना चाहती हूँ सबको कि सुने मुरली लगाएं योग, तन मन में, तन मन से हो हम पावन। सुने मुरली लगाएं योग, तन मन से हो हम पावन। बने बेहतर से बेहतर तर,
हमारे साथ हैं बाबा, वाह वाह बने बेहतर से बेहतर तर, हमारे साथ हैं बाबा। वाह वाह, क्या तो बात हम है। तो हर वक्त यही बहुत सोच के सारे, चलते हैं हाँ कि हाँ, बाबा हर पल हर घड़ी उनका हाथ हमारे सर पे है, वाह तो वाह, निश्चिंत होकर जीवन भी जीते हैं और यात्राएं भी वाह भाई, करते हैं। बहुत सुंदर। तो और आपने कुछ फिल्मों के लिए भी गाने लिखे हैं, सुना है मैंने। जी जी, कौन सी फिल्म थी? मैंने 1994 में एक फिल्म थी आओ प्यार करें, अच्छा। उसमें एक गीत लिखा था, हाथों में आ गया जो कल रुमाल आपका, अच्छा अच्छा, बेचैन कर गया मैं वाह ख्याल वाह, आपका, अच्छा, जिसे कुमार शानू ने गाया था हाँ हाँ, और जो सैफ अली खान और शिल्पा शेट्टी पे फिल्माया गया था। और 1997 में एक और फिल्म आई थी केसी बोकाडिया जी की ही गुंडागर्दी, जिसमें गीत था, उसके बोल थे कि भेजा जो प्यार आपने खत में लपेट कर, आंखों में रख लिया उसे हमने समेट वाह कर, वाह। जो धर्मेंद्र और अयूब खान और तो सिमरन पे फिल्माया गया था। और रिसेंटली अभी 2023 में मैंने एक कन्नड़ मूवी के लिए सॉन्ग लिखा, अच्छा, और सॉन्ग एक्चुअली कन्नड़ में था, लेकिन उन्होंने मुझसे हिंदी में उनको सॉन्ग चाहिए अच्छा था लिखवाया। जी। तो उन्होंने मुझे सिचुएशन भेजी थी और उस पर मैंने वाह उसके भाई, लिए तो उसके सॉन्ग आधार पे लिखा। आपने लिख के, और भी आगे बहुत कुछ लिखना जी है अभी तो, जी है बिल्कुल। ना। बहुत बढ़िया, अच्छा लगा कविता जी हमारे इस शो में आकर के, बहुत अच्छी अच्छी बातें, और कविताओं की गंगा, कविताओं की सरिता में हम सबको आपने भिगोया, कह सकते हैं। शुक्रिया आपको, जी थैंक मुझे भी बहुत यू। अच्छा लगा। सभी को ओम शांति। तो सुना दोस्तों, कविता किरण जी की बातें निश्चित रूप से आप सबके दिल तक दस्तक जरूर दी होगी। अगर कविता की वो किरण, एक छोटी सी किरण भी आपके मन मस्तिष्क तक पहुंची होगी, जो दिल को टच की होगी कि हमें भी अपने जीवन में एक अच्छी दिशा में अपने जीवन को ले जाना है, चाहे जरिया कुछ भी हो सकता है, आध्यात्मिकता के साथ भी आप जुड़े रहेंगे तो आपकी जीवन की दिशा दशा 100% सही ही होगी। कविता एक ऐसी विधा है जो समाज को, देश को, युवाओं को, बच्चों को, बुजुर्गों को, सबको एक सही दिशा देने में एक बहुत सुंदर भूमिका होती है। कविता जी ने बहुत सुंदर तरीके से अपनी जीवन की यात्रा को कविता के साथ जोड़ते हुए आपके सामने पेश की। मुझे उम्मीद है आप सभी को ज़रूर पसंद आया होगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ फिर मिलते हैं कार्यक्रम की अगली कड़ी में एक नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार, ओम शांति।